गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हिंदी शिक्षा शास्त्र से जुड़े कुछ प्रश्नों के बारे में। बच्चों, हिंदी शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों का जो ऑल इंडिया टेट में पूछे गए हैं उनका विवरण, उनका टेस्ट मैं आपसे लूँगी, ठीक है, यानी कि आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। लेकिन आज कुछ विशेष प्रश्न जो उन तथ्यों से संबंधित हैं जो आपके लिए जानना आवश्यक है वो मेरे द्वारा सॉल्व कराए जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और जो मेरे बच्चे हैं सब जो जुड़े हुए हैं, रेगुलर क्लासेस लेते हैं, प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। क्लासेस सिर्फ आपके लिए हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ इनसे जुड़े प्रश्नों को। चलिए, हमने अभी जो कुछ पॉइंट पढ़े थे 20-25 हिंदी शिक्षा शास्त्र से जुड़े पिछली 2 क्लासेस में, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी हैं पिछली 2 वीडियो वो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में उनका वर्णन किया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें और जो आप नहीं जानते उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें क्वेश्चंस पर आधारित रहेंगी। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, भाषा का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है? पढ़ना, सुनना, लिखना, सुनना, ठीक है। दूसरा, बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, या उपयुक्त सभी। तो आप जानते हैं सबसे पहला होता है लिसनिंग माने सुनना, फिर स्पीकिंग माने बोलना, फिर होता है रीडिंग माने पढ़ना, और फिर होता है राइटिंग माने लिखना। ये भाषा विकास का एक क्रम है, ठीक है, जिसे मनोवैज्ञानिक क्रम के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, वर्णमाला पढ़ना और वर्णमाला लिखने में से कौन सा कार्य पहले कराया जाता है? वर्णमाला लिखना और वर्णमाला पढ़ने में से सबसे पहले पढ़ाई जाएगी वर्णमाला, उसके बाद लिखवाई जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा कार्य अर्थ ग्रहण की कुशलताओं के विकास के लिए ज़्यादा उपयोगी है? अगर बच्चों किसी चीज़ का अर्थ ग्रहण करना है तो उस पाठ का डिस्क्रिप्शन करना होता है, माने वर्णन करना होता है। अगर एक बच्चे को अर्थ समझाना है तो टीचर उस पाठ का वर्णन करता है। वर्णन करना सबसे अच्छा है। भाषा शिक्षण में सबसे पहले कौन सा कार्य किया जाना चाहिए? तो आपको मालूम है सबसे पहले मौखिक कार्य होता है, तत्पश्चात ही लिखित कार्य होता है। किसी भाषा को पढ़ने और लिखने की अपेक्षा बोलना सीखना सबसे छोटी पगडंडी को पार करना है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो बच्चों यह जो कथन है वह किटसन ने दिया था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस को। बिना रुक रुक कर एक प्रभात से पढ़ना किस विधि से सिखाया जाता है? तो आपने पढ़ा हुआ है ये बात कि जब हम रुकते नहीं हैं, तो हमने 3 वाचन पढ़े हैं यहाँ पर। एक पढ़ा था बच्चों हमने स्वसर वाचन, देखिए जो पढ़ाया है वही है ये। दूसरा हमने पढ़ा था बच्चों मौन वाचन, और तीसरा पढ़ा था द्वुत वाचन, ठीक है। स्वसर वाचन में हमने पढ़ा था एकांकी और नाटक, ठीक है, उदाहरणों में। मौन वाचन में कोई भी चीज़ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन एकांकी और नाटक ये आप मौन वाचन में नहीं पढ़ सकते, ठीक है। और फिर था एक आपका द्वुत वाचन। द्वुत वाचन किसके लिए होते हैं? निबंध हो, कहानी हो, यानी कुछ ऐसी बड़ी चीज़ें जो कम समय में ख़त्म करना हो तो उनके लिए द्वुत वाचन अच्छा होता है। तो अगर बिना रुक रुक कर पढ़ना है, द्रुत गति से पढ़ना है, तीव्र गति से पढ़ना है, तो कहानी विधि अच्छी है। अनुकरण विधि का प्रयोग किस भाषा के लिए किया जाता है? हिंदी के लिए, तेलुगु के लिए, अंग्रेजी के लिए। देखिए हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा अर्जित हो जाती है। तेलुगु भी किसी न किसी की मातृभाषा है तो वो भी अर्जित हो जाएगी। उर्दू भी किसी न किसी की मातृभाषा है, वो भी अर्जित हो जाएगी। लेकिन अंग्रेजी हम सभी लोगों के लिए कॉमन है, और कॉमन है इसलिए हम इसको अनुकरण द्वारा सीखते हैं। लोगों से सीखने जाते हैं हम इंग्लिश स्पीकिंग, लेकिन हिंदी के लिए सीखने कभी नहीं जाते। जो तेलुगु बोलते होंगे वो तेलुगु सीखने कभी नहीं जाते। उर्दू के लिए मुसलमान लोग उर्दू नहीं सीखने जाते हैं, वो उनके इन्वायरमेंट में होती है, ठीक है। देखो और कहो विधि का प्रयोग क्या सिखाने के लिए किया जाता है? देखो और कहो विधि है तो स्वसर वाचन रहेगा, आपने पढ़ा है स्वसर वाचन, जहाँ
बोल बोल कर बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ नाटक और एकांकी ये कही जा सकती है स्वसर्ववाचन। भाषा का शिक्षण कैसा होना चाहिए? तो भाषा का जो शिक्षण है वो 2 प्रकार की होती है भाषा। एक होती है औपचारिक और दूसरी होती है अनौपचारिक। औपचारिक भाषा आप उस भाषा को कह सकते हैं जो हम अपनी फैमिली में बोलते हैं। किस में बोलते हैं? फैमिली में। माने आप कहाँ जा रहे हैं, नमस्कार, या कोई भी फॉर्मल शब्द हम फैमिली में बोलते हैं। हम किसी अनैतिक भाषा का प्रयोग जो है वो अपने परिवार में नहीं कर सकते। तो औपचारिक भाषा फैमिली से होती है। अनौपचारिक भाषा वो भाषा होती है जो हम अपने मित्रों, सहपाठियों के साथ किसी भी तरह की लैंग्वेज यूज़ करके उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि हम उम्र साथी होते हैं और उन पर हक जताकर हम किसी भी तरीके से बात कर लेते हैं। तो अनौपचारिक भाषा वो होती है जहाँ कोई नैतिकता ना हो, है ना, नैतिकता की ज़रूरत कम पड़ती है वहाँ अनौपचारिक में। भाषा का जो शिक्षण है वो पढ़ाने का जो तरीका है वो अनौपचारिक होना चाहिए। अनौपचारिक का मतलब किसी तरह की फॉर्मेलिटी के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए कि भाषा पढ़ाते समय शुरू हो गए एक छोटे से बच्चे को नियम और अनुशासन सिखाने, यानी भाषा को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। तो अनौपचारिक फॉर्म ज़्यादा अच्छा है। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला, छात्रों को घर घर पर व्यस्त रखना, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, सुलेख की योग्यता विकसित करने के लिए गृह कार्य की आवश्यकता नहीं है, वो आप कक्षा में भी कर सकते हैं। रुचि उत्पन्न करने के लिए आप कक्षा में भी पढ़ा सकते हैं। व्यस्त रखने के लिए घर पे बहुत सारे काम हैं, अकेले गृह कार्य से ही वो व्यस्त नहीं रहेगा, इसलिए पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर मिले बच्चों को, इसलिए गृह कार्य दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह कार्य का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? गृह कार्यों का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है देख लेते हैं। इससे शिक्षण रोचक व प्रभावी बनेगा। इससे छात्रों के सबल व निर्बल पक्ष की जानकारी मिलेगी। बालक को सही दिशा मिलेगी। शिक्षक अपनी कमजोरियों को जान सकेगा। अपनी कमजोरियों को जानने के लिए शिक्षक गृह कार्य नहीं देता। सही दिशा देने के लिए गृह कार्य की आवश्यकता नहीं है, वो आप मार्गदर्शन भी दे सकते हैं। रोचक और प्रभावी बनाने के लिए गृह कार्य नहीं दिए जाते। छात्रों के सबल और निर्बल पक्ष की जानकारी के लिए गृह कार्य होते हैं, माने कि छात्र किस चीज़ में अच्छे हैं और किस चीज़ में उन्हें कठिनाई आती है। दूसरा ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति को विकसित करने का माध्यम बताइए। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति या अमूर्त चिंतन अगर बच्चों में विकसित करना है तो उनको कहानियाँ सुनाइए। ठीक है, कहानियाँ सुनाएंगे तो उनकी कल्पना शक्ति जो है वो ज़्यादा विकसित हो जाएगी। जीवनियाँ सुनाने से कुछ भी नहीं होगा। गाथाएं सुनाने से बच्चे छोटे हैं, नहीं समझ पाएंगे। रसानुभूति की कविताएं भी बच्चे आनंद और ये सारी चीज़ें नहीं समझते, लेकिन परियों की कहानी सुनाएंगे तो कहानी को अंत तक वे कुछ ना कुछ सीखेंगे ज़रूर। वह प्रविधि जिसमें विद्यार्थी अपना कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करता है वो क्या कहलाता है? जब हम परीक्षा देने जाते हैं और 2-4 टीचर वहाँ खड़े होकर हमें देख रहे होते हैं और हम पढ़ रहे होते हैं, हम अपना पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उस जो टीचर होते हैं उनको पर्यवेक्षक बोला जाता है। ठीक है, और ये अध्ययन जो होता है वो पर्यवेक्षित अध्ययन कहलाता है। भाषा शिक्षण में कौन सा कार्य अंत में आता है? तो आप जानते हैं, सबसे पहला होता है श्रवण, दूसरा होता है वाचन, है ना, ठीक है, या उच्चारण भी बोल सकते हो। चौथा होता है इसका लेखन, तो लेखन इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, खेल विधि या साम्यान्वेषण, खेल विधि के साम्यान्वेषण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो खेल विधि की बात करें तो कॉल्डवेल, कुक हो गए आपके, और फ्रॉवेल हो गए, इनसे रिलेटेड है खेल विधि। ठीक है, लेकिन खेल विधि के साम्यान्वेषण माने खेल विधि के जो अच्छे गुण हैं, जो बच्चों के लिए पॉजिटिव वे, उसकी खोज किसने थी? तो उसकी खोज की है पियाजे ने, जीन पियाजे ने। ठीक है, साम्यान्वेषण शब्द आप ध्यान रखना, ये इसके प्रवर्तक जीन पियाजे रहे हैं। वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं? ध्यान रखिए, गद्य में मौन वाचन हो जाता है लेकिन पद्य में कभी भी मौन वाचन नहीं होता। ठीक है,
आगमन विधि में किस सिद्धांत की ओर चलते हैं? तो आप जानते हैं आगमन विधि जो है हमेशा विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। इसमें पहले उदाहरण बताए जाते हैं और फिर नियम तक पहुंचा जाता है। उदाहरण से नियम की ओर जाने वाली विधि आगमन विधि कहलाती है। इसे आप विशिष्ट से सामान्य की ओर भी कह सकते हैं। निगमन विधि, निगमन विधि कौन सी विधि है? तो निगमन विधि अमनोवैज्ञानिक है। क्यों? क्योंकि इसमें सूत्रों के रटने पर बल दिया जाता है, जबकि आगमन विधि मनोवैज्ञानिक है। समस्या समाधान विधि का गुण क्या है? जीवन संबंधी समस्याओं को हल करना, सोचने की आदत को विकसित करना। सोचने से समस्या समाधान नहीं होते, केवल विचारों को मुक्त रूप से व्यक्त करने से भी समस्या समाधान नहीं होते। जीवन संबंधी समस्याओं को हल करना, किसी भी चीज़ को कार्य को करने से, लर्निंग बाय डूइंग ही ज़्यादा बेटर डेवलपमेंट होता है। बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि बताना है आपको। प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि, अवलोकन विधि या उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखिए, बालक को उसके वातावरण पर आधारित जो ज्ञान दिया जाता है उसकी विधि है अवलोकन विधि। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर हम, आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आगमन विधि एक उदाहरण से सूत्र की तरफ की विधि है, इसलिए इसे उदाहरण विधि के नाम से भी जाना जाता है। किंडरगार्टन विधि का जो विकास है वो किसने किया? तो आप जानते हैं किंडरगार्टन जो है खेल पद्धति भी इसे बोल सकते हो आप, तो वो है फ्रॉवेल ने दी है। और अगर अकेला खेल विधि की बात आएगी तो फिर आपको देना पड़ेगा कॉल्डवेल कुक, और अगर खोज की बात आएगी तो आपको देना होगा आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। डाल्टन परियोजना, ये भी हमने पढ़ा है, माने कि शब्दों वाक्य को तोड़ कर बच्चों को समझाना। ठीक है। गहन अध्ययन निष्ठ शिक्षण में मौन वाचन किस कक्षा में प्रारंभ किया जाता है? गहन अध्ययन होना चाहिए, तो गहन अध्ययन तो ऑब्वियसली है प्रथम कक्षा से होगा नहीं, तो कक्षा 5 से करवा देते हैं। ठीक है। निष्ठ शिक्षण में मौन वाचन किस कक्षा से प्रारंभ किया जाना उचित होगा? कक्षा 5 से करवा दो तो ज़्यादा उचित होगा। अगला है भाषा की शिक्षा देते समय इनमें से किस सूत्र का आश्रय लेना चाहिए? तो भाषा की शिक्षा आप जब भी दे रहे हो तो पहले सरल से कठिन की ओर जाओ, सरल से कठिन की ओर जाना चाहिए। व्याकरण की शिक्षा में किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो व्याकरण की जो शिक्षा होती है उसमें हमेशा ज़्यादातर सबसे उपयुक्त प्रणाली होती है आगमन विधि। इसके अलावा व्याकरण की शिक्षा में मैंने आपको कल भी बताया था मॉन्टेसरी विधि, डेक्रॉली, डाल्टन, है ना, अनुकरण विधि, ये सब यूज़ हो जाती हैं, लेकिन सबसे अच्छी अगर विधि की बात करें तो आगमन विधि जो है सबसे बेस्ट है। हिंदी शिक्षण में दुर्बल एवं मंदबुद्धि छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? दुर्बल माने कमज़ोर, मंदबुद्धि माने जो बुद्धि से कमज़ोर हो। कौन सी विधि अच्छी है? प्रश्नोत्तर विधि, पुस्तक विधि, साम्य समस्या विधि या लेख विधि? प्रश्नोत्तर विधि, पुस्तक विधि, समस्या विधि या लेख विधि? तो आपको पता होना चाहिए कि आंसर जो है लेख विधि है। ठीक है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी शिक्षण में दुर्बल एवं मंदबुद्धि छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो उनके लिए लेख विधि जो है वो ज़्यादा उपयुक्त है, उनके लिखने के कौशल को भी सुधारा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिक्षण की विधि नहीं है? रचना शिक्षण जो होता है उसकी विधि कौन सी नहीं है? परामर्श विधि, भाष्य विधि, निर्देशन विधि, रूपरेखा विधि। तो ध्यान रखिए, अगर बात करें रचना शिक्षण की तो परामर्श विधि रचना का भाग होता है, रूपरेखा भी रचना की भाग होती है, निर्देशन भी रचना, लेकिन भाष्य विधि ये कोई विधि नहीं होती। परियोजना विधि के यानी कि प्रोजेक्ट मेथड के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? कई बार आपने पढ़ा होगा, कई प्रोजेक्टर के बारे में भी मैंने बाल विकास में पढ़ाया, जहाँ हम शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों के बारे में हमने पढ़ रखा है और आगे भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, इसमें भी चैप्टर में हिंदी में भी आएंगे वो। तो यहाँ किलपैट्रिक इसका आंसर होगा प्रयोजना विधि। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रयोगशाला विधि हमेशा आधारित होती है करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग पर, स्वयं करके सीखो। नेक्स्ट है इसका, लिखना सिखाते समय किस बात पर ध्यान देना चाहिए? पहला, बच्चा ठीक तरह से बैठे, बच्चा किसी भी से बोले नहीं, अध्यापक की बात सुन ले, लेखक चक्र अधिक संख्या में लंबे ना हो। ठीक है।
तो ध्यान रखिए आपका लिखना सिखाते समय सबसे ज़्यादा ध्यान जो हमें देना चाहिए वो है कि जो लेखन चक्र है वो अधिक लंबा ना हो, माने कि लिखने के लिए जो दिया जाए वो ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, चलिए। निरीक्षित स्वाध्याय विधि का गुण बताइए। निरीक्षित स्वाध्याय विधि, निरीक्षित का मतलब होता है खुद से चेक करना। निरीक्षण और परीक्षण दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, आप खुद से टेस्ट करेंगे तो उसे परीक्षण बोलते हैं। और हाँ, निरीक्षण का मतलब होता है दूसरे चेक करें, सॉरी। निरीक्षित स्वाध्याय विधि का गुण क्या है? निरीक्षित का मतलब हो गया जब आपको दूसरे चेक कर रहे हैं और आप खुद पढ़ रहे हो लेकिन आपको बस सिर्फ नज़र रखे हुए आप पे, वो तो निरीक्षित विधि होती है। सबसे पहला, पिछड़े बालकों का उपयुक्त ढंग से शिक्षा देना, विद्यार्थियों की पाठ्यपुस्तक का गहनता से विकास करना, व्यक्तिगत क्रियाओं को अधिक बल देना, उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिए निरीक्षित अध्ययन विधि में उपयुक्त सभी आती हैं। पिछड़े बालकों को सही शिक्षा मिलेगी, पाठ्य वस्तु को गहनता से विकसित किया जाएगा, व्यक्तिगत क्रियाओं को अधिक महत्व दिया जाएगा, उपरोक्त सभी रहेंगे। प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्यों को किस विधि से शिक्षा देते थे? आगमन विधि, व्याख्यान विधि, खोज विधि और प्रयोगशाला विधि। प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्यों को किस विधि से शिक्षा देते थे? आगमन विधि, व्याख्यान विधि, खोज विधि और प्रयोगशाला विधि। तो ध्यान रखिए प्राचीन काल में जो गुरु थे वो अपने शिष्यों को व्याख्यान विधि या लेक्चर मेथड से शिक्षा देते थे, जो वर्तमान में लागू नहीं होती, क्योंकि वर्तमान में पद्धति कैसी है? बाल केंद्रित। ठीक है। साधारणतः भावों की अधिकाधिक अभिव्यक्ति जो होती है वो कहाँ होती है? तो भावों की अभिव्यक्ति सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है आपकी, भावों की अभिव्यक्ति जो सबसे ज़्यादा होती है वो आपकी होती है गद्य शिक्षण में, गद्य में। ठीक है। उच्चारण अभ्यास कब कराया जाता है? उच्चारण का अभ्यास अनुकरण वाचन करते समय, अनुकरण वाचन के बाद, आदर्श वाचन करते समय या उसके बाद। तो आंसर रहेगा आपका अनुकरण वाचन करते समय उच्चारण कराया जाता है, यानी कि इसमें टीचर बोल रहा होता है और बच्चे जो हैं उसको दोहराते हैं, रिपीट करते हैं पुनः। भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना किसका मुख्य उद्देश्य है? भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना हमेशा गद्य शिक्षण का उद्देश्य रहा है। षडानन का अर्थ समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा? षडानन आप जानते हैं समास है, 6 है आनंद जिसके, इसलिए समास विग्रह विधि का प्रयोग किया जाएगा। उच्च कक्षाओं में वाचन की सबसे अच्छी विधि क्या है? उच्च कक्षाओं में वाचन की सबसे अच्छी विधि स्वस्वर वाचन, मौन वाचन, द्रुत वाचन या तीनों। ध्यान रखिए उच्च कक्षाओं में मौन वाचन ज़्यादा अच्छा होता है, उच्च कक्षाओं में मौन वाचन ज़्यादा अच्छा होता है। फिर है पाठशाला में वार्तालाप की शिक्षा के अभ्यास का एक साधन बताइए। ठीक है, वार्तालाप की शिक्षा, चलिए देख लेते हैं। चित्रों का प्रयोग करना, कहानी रचना, वाद विवाद प्रतियोगिता। वार्तालाप का मतलब हो गया कि एक अपनी अभिव्यक्ति दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे की अभिव्यक्ति सुनना। तो चित्रों का प्रयोग भी हो सकता है इसमें, वाद विवाद प्रतियोगिता भी हो सकती है, कहानी रचना भी हो सकती है और तीनों भी हो सकते हैं। जिन श्रेणी के छात्रों को ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा देना उपयुक्त है तो वह कौन से छात्र हैं ये बताना है आपको। तो आप अच्छे से जानते हैं दृष्टिहीन बालक जो होते हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए जो है वो आपकी दृष्टिहीन बालकों की शिक्षा व्यवस्था के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बालकों को किसके माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए? राष्ट्रभाषा के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के माध्यम से, प्रांतीय भाषा के माध्यम से। तो आपको पता होना चाहिए हमारी जो भाषा है जिसे हम मातृभाषा कहते हैं, अन्य भाषाओं को सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अगर किसी बच्चे को आपको अच्छा अधिगम कराना है तो उसका संबंध उसकी मातृभाषा से जोड़ें। नेक्स्ट है कविता शिक्षण में उत्प्रेरणात्मक उपक्रम के लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी है? उत्प्रेरणात्मक उपक्रम के लिए चित्र प्रदर्शन, संभावी कविता प्रस्तुति, प्रश्नोत्तर रचना, कवि परिचय द्वारा। देखिए कवियों के परिचय से कोई
अच्छी विधि नहीं मानी जाती, इससे कुछ नहीं होता। प्रश्नोत्तर रचना से कुछ नहीं होता, क्षेत्र प्रदर्शन से भी कुछ नहीं। समभावी कविता प्रस्तुति द्वारा कविता शिक्षण में करना है उत्प्रेरणात्मक उपक्रम, माने कि अगर आप कविता बोलें तो किसी को लगे कि आप उसे मोटिवेट कर रहे हैं या किसी पद को, किसी शब्द को वो मोटिवेशन दे रही हो, ऐसी कविता होनी चाहिए। कविता शिक्षण का मुख्य अंग क्या है? कविता शिक्षण का जो मुख्य अंग है वो है भाव का बोध कराना। ठीक है, कविताएं भाव बोधन के लिए पढ़ाई जाती हैं। जो कविता शिक्षण का पाठ रूप नहीं है वो बताएंगे बोध पाठ, रस पाठ, रचना पाठ या उपायोजन पाठ। तो ध्यान रखिए, बोध तो कविता का पाठ रूप है, शिक्षण का पास रस भी पाठ रूप है, लेकिन रचना पाठ कोई भी पाठ रूप नहीं है। कविता शिक्षण का पाठ रूप यह तीसरा नहीं है। पठो उपरांत मूल्यांकन किसे कहेंगे? माने कि अब जब आप पढ़ लेंगे, एक चैप्टर पढ़ा देगा एक शिक्षक और आप पढ़ लेंगे उस चैप्टर को, तो उसके बाद मूल्यांकन किसे कहेंगे? पहला पाठ पढ़ाने से पूर्व का, पाठ पढ़ाते समय का, पाठ पढ़ाने के बाद का या घर पर का? तो पाठ पढ़ाने के बाद का होता है मूल्यांकन। जैसे आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, फिर टीचर आपसे खालिस्तान फिल इन द ब्लैंक्स पूछ ले, वन वर्ड्स पूछ ले, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ ले, तो वो मूल्यांकन कहलाएगा। संबद्ध अपेक्षित योग्यताओं का मूल्यांकन अध्यापक किसके आधार पर करता है? कहता है पाठ्यपुस्तक के आधार पर, पाठ्यवस्तु के आधार पर, प्रश्नों के आधार पर या अपने अनुभवों के आधार पर। तो आप जानते हैं पाठ्यवस्तु के आधार पर जो होता है वही अपेक्षित योग्यताओं का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, ये क्योंकि अगर एक बच्चा 6वीं क्लास में पढ़ता है तो उसकी जो योग्यताएं हैं उनको मापा जाएगा वहाँ 6वीं क्लास के लिए जो ज़रूरी है। तो पाठ्य वस्तु या सिलेबस, क्यूरिकुलम, आप कुछ भी बोल सकते हैं। गहन अध्ययन के पाठ में व्याकरण का ज्ञान कैसे कराना चाहिए? तो कह रहे हैं व्याकरण के नियम बता दो, व्याकरण के सूत्र बता दो, व्याकरण का समन्वय पाठ्य पुस्तक से कर दीजिए या उपरोक्त सभी। तो आंसर जो रहेगा वो आपका सी ऑप्शन रहेगा। बहुत सरल था, बहुत बड़ा था, फिर भी कुछ लोग गलत कर रहे हैं आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चित्र प्रतिपूर्ति, आंगिक चेष्टा आदि के द्वारा अर्थ का स्पष्टीकरण ना करें तो अध्यापक विकास का सहारा लेता है। चित्र प्रतिमूर्ति, आंगिक चेष्टा आदि के द्वारा अर्थ का स्पष्टीकरण ना कर सके तो अध्यापक किसका सहारा ले सकता है? पहला है अनुवाद का सहारा, दूसरा है शब्दकोश का सहारा, तीसरा है मौखिक अभिव्यक्ति का सहारा, चौथा है तीनों का सहारा। आंसर जो रहेगा वो रहेगा मौखिक अभिव्यक्ति का सहारा लेता है बच्चा। चित्र प्रतिपूर्ति, आंगिक चेष्टा आदि के द्वारा अर्थ का स्पष्टीकरण नहीं कर सकते तो अध्यापक मौखिक अभिव्यक्ति का सहारा लेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। व्याकरण की शिक्षा को सरल बनाने का यह भी एक उपाय है। देख लेते हैं। मातृभाषा से तुलना कर लो। तुलना करना तो कभी सरल उपाय नहीं होता। सूत्रों को रटा दो, ये भी। रोज़ व्याकरण पढ़ाओ, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो अब अगर बात कर रहे हैं एक उपाय, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा से। व्याकरण की शिक्षा को सरल बना लें तो ऐसा कर सकते हैं। अच्छा हाँ, सरल बनाने का उपाय बनाना। ठीक 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 है। तो रटने से तो नहीं होगा, रोज़ पढ़ाने से भी नहीं होगा, उपरोक्त सभी भी नहीं होगा। ये होगा मातृभाषा से तुलना। ठीक ठीक है, बच्चे की तुलना नहीं कर रहे, मातृभाषा की तुलना कर रहे हैं। तो मातृभाषा से उसको तुलना करने की जगह यहाँ लिखा होता जोड़ दें, मातृभाषा से जोड़ दें। तुलना करना थोड़ा गलत शब्द हो गया। मातृभाषा से जोड़कर आप उसको सरल बना सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन 4 ऑप्शन छांटने हैं तो आप पहले ही ऑप्शन ले लें। वाचन शिक्षण से पूर्व बालक की क्रियाशीलता को जागृत रखने के लिए क्या उपयोगी होगा? चित्र बनवाना, मुद्रित पुस्तकें दिखवाना, सामूहिक वाचन करवाना या वार्तालाप का अभ्यास कराना। ठीक है, क्या करना है? वाचन शिक्षण से पूर्व बालक की क्रियाशीलता को जागृत करने के लिए उपयोगी क्या होगा? चित्र बनवाना, मुद्रित पुस्तकें दिखवाना, सामूहिक वाचन कराना, वार्तालाप का अभ्यास कराना। ध्यान रखना, क्रियाशीलता को जागृत करना है तो चित्र बनवा लो, क्योंकि क्रियाशीलता जो होती है वो ठोस चीज़ों से ज़्यादा आती है, मूर्त चीज़ों से ज़्यादा आती है।
अगला है वाचन संबंधी दोष और उनके उपचार पर किसने प्रयोग किए। तो ऑप्शन है मेंजिल, ब्रुकनेर, मांतेसरी और मन्ने। ठीक है, तो इसका आंसर ब्रुकनेर है, आप याद कर लीजिएगा। वाचन संबंधी दोष और उनके उपचार पर प्रयोग किए थे ब्रुकनेर ने। ठीक है, सही कथन पहचानना है आपको। पहला है मौन वाचन में देखो और कहो विधि का प्रयोग होता है, तो गलत हो गया, ये तो स्वसर वाचन में होता है, जानते हैं आप। गहन अध्ययन पाठ के 5 सोपान होते हैं, इसको अभी छोड़ देते हैं। व्याकरण शिक्षण की सबसे उत्तम विधि का प्रयोग व्याकरण शिक्षण की सबसे उत्तम विधि प्रयोग विधि है, तो प्रयोग विधि तो नहीं है, आपका आंसर होना चाहिए था, एक बार चेक कर लेते हैं, इन चारों ऑप्शन में से देख लेते हैं क्या सही होगा। व्याकरण शिक्षण की सबसे उत्तम विधि सूत्र विधि, अच्छा, तो सूत्र विधि तो नहीं है, आगमन विधि है। आगमन विधि को आप प्रयोग विधि भी बोल सकते हो, उदाहरण की ओर ना, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा अभी। ठीक है, चलिए, पहला तो ये तो गलत ही हो गया, गहन अध्ययन पाठ के ये तो नहीं होते। यही उत्तम विधि प्रयोग विधि है, प्रयोग विधि यहाँ आगमन विधि के तौर पर ले लो आप, उदाहरण से सूत्र की ओर करके सीखने पर बल देने वाली आगमन विधि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है उसका आंसर हो जाएगा। छात्रों की वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने का मार्ग बताना है। छात्रों से वाचन करवा लो, अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन करवा लो, कई बार लिखने के लिए कह दो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अध्यापक अगर आदर्श वाचन करवाता है, माने वो खुद बोलता है और बच्चे सुनते हैं, तो अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है, क्योंकि सुनने से जो है प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस विधि में बालक आँख, हाथ, कान तीनों का प्रयोग करता है। तो आपको पता ही है मॉन्टेसरी विधि है, इंद्रियों पर बल देती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सुंदर तथा शीघ्र लेखन के लिए आवश्यक बातें बताना है। बैठने का आसन, कलम पकड़ने की उपयुक्त विधि, अक्षरों की बनावट या उपयुक्त सभी। ध्यान रखना, अगर सुंदर लिखना है और शीघ्र लेखन करना है तो अक्षरों की बनावट पर ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। छात्रों को श्रुतलेख सिखाने की उपयोगिता, जो लिखाने की उपयोगिता क्या है। हस्तलेख में सुधार करिए, कक्षा के नियंत्रण के लिए करिए, वर्तनी की अशुद्धियों में प्रयोग के लिए लिखित कार्य को पूरा कराने के लिए, वर्तनी की अशुद्धियों में सुधार के लिए, लिखित कार्य को पूरा कराने के लिए, हस्तलेख में सुधार के लिए, कक्षा नियंत्रण के लिए, वर्तनी में अशुद्धियों को सुधार के लिए, या लिखित कार्य को पूरा कराने के लिए। आंसर करिए, तो आंसर है इसका 3 ऑप्शन, वर्तनी की अशुद्धियों में सुधार के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुंदर लेखन अभ्यास के लिए क्या प्रयुक्त होगा। सुंदर लेखन अभ्यास के लिए प्रयुक्त होगा अनुलेख लिखना। अनुलेख का मतलब होता है बच्चे जो हैं वो शिक्षक का अनुकरण कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, और वो लिख रहा है उसे वो दोहरा रहे हैं। ठीक है, चलिए। प्राथमिक स्तर पर कुसुम शब्द के अर्धघोतन के लिए उपयुक्त प्रविधि कौन सी रहेगी। कुसुम शब्द के अर्धघोतन माने कि बच्चों को पता चल जाए कि कुसुम शब्द का अर्थ क्या है, तो फिर बच्चों को चित्र बना दीजिए, कोई भी फूल बना दीजिए तो समझ जाएंगे कुसुम की बात हो रही है। प्रारंभ में कक्षा के बालक बालिकाओं के लिए किसकी नितांत आवश्यक है। तो है विद्यालय शिक्षा, मौन वाचन, स्वसर वाचन, अध्यापक का दंड। तो स्वसर वाचन सबसे अच्छा माना गया है बालक बालिकाओं के लिए। ठीक है, मौन वाचन का अभ्यास कैसा होना चाहिए, अगला क्वेश्चन है। कभी कभी होना चाहिए, अनियमित रूप से होना चाहिए, शारीरिक रूप से होना चाहिए, नियमित रूप से होना चाहिए। तो आंसर है इसका नियमित रूप से होना चाहिए। नियमित रूप से आप वाचन कीजिए। ठीक है, चलिए। बालक वार्तालाप में कैसे निपुण हो सकते हैं। ठीक है, अधिक शब्द सीख लें तो निपुण हो जाएंगे, अच्छी पुस्तकें पढ़ लें तो निपुण हो जाएंगे, लिखित अभ्यास करें तो निपुण हो जाएंगे, बोलचाल का अभ्यास करें। तो बच्चों अगर वार्तालाप में निपुण होना है तो बोलचाल का अभ्यास ही करना होगा। ठीक है। वर्ण की बनावट में सरल से कठिन सिद्धांत को अपनाने वाली विधि कौन सी है। सरल से कठिन सिद्धांत को जो विधि अपनाती है वो है मॉन्टेसरी विधि। यह विधि इंद्रियों के प्रयोग पर भी बल देती है। पाषाण शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कौन सी तकनीक उपयुक्त होगी। तो पाषाण शब्द का अगर आपको अर्थ स्पष्ट करना है तो पत्थर को बच्चों को दिखा दो।
पत्थर को दिखा दीजिए आप, तो विधि डेवलप हो जाएगी। गद्य के कौन से पाठ रूप में मौन वाचन अनुपयुक्त होता है? तो ध्यान रखना, संवाद में मौन वाचन, संवाद माने होता है बोलना, इसमें मौन वाचन नहीं होता, बाकी सब में मौन वाचन हो सकता है। गंभीर वाचन तथा द्रुत वाचन, ये दोनों किसके भेद होते हैं? तो ये दोनों जो भेद होते हैं वो मौन वाचन के हैं, गंभीर वाचन और द्रुत वाचन। ये जल्दी जल्दी से मौन वाचन के जो भेद हैं वो होते हैं। ठीक है, चलिए। पढ़ना प्रारंभ में कौन सी क्रिया पहले करानी चाहिए? तो याद रखना, सबसे पहले अगर ये 4 ऑप्शन दिए, वैसे तो आपको पहले बोलना सिखाना चाहिए बच्चों को, लेकिन यहाँ दिए हैं तो चित्र विश्लेषण जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे? मौखिक पद्धति हेतु हम अपनाएंगे, देख लेते हैं तीसरा ऑप्शन, खेल पद्धति को। ठीक है, किसको अपनाएंगे? खेल पद्धति को। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं करा देती हूँ। ऑप्शन शायद यहाँ नहीं दिए, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन नीचे होंगे तो कंटिन्यू करेंगे। वर्णनात्मक कविता शिक्षण की सही विधि बताना। वर्णनात्मक नहीं है, चलिए इसको कर लेते हैं, छोड़ दीजिए उसे। सभी अध्यापक निम्न में से किस विधि का उपयोग सफलतापूर्वक नहीं कर सकते? केवल कुछ ही कर सकते हैं। तो आंसर इसका जो है ऑप्शन दिया है, व्याख्या प्रणाली, रंगमंच, अभिनय। सभी अध्यापक निम्न में से किस विधि का प्रयोग सफलतापूर्वक नहीं कर सकते? तो व्याख्या करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। प्रयोग प्रणाली किस शिक्षण की विधि है? प्रयोग प्रणाली जो है वो आपकी नाटक है, नाटक, एकांत की, ये सब प्रयोग प्रणाली होती हैं। बालक की शिक्षा का आरंभ कब करना चाहिए? बालक के स्कूल आने पर, वाचन के अधिकार होने पर, लेखन पर अधिकार होने पर, या भाषा पर अधिकार होने पर। तो जब भी किसी भाषा पर अधिकार होगा तभी बच्चा शिक्षा का आरंभ किया जा सकता है, बच्चे की शिक्षा का। नेक्स्ट, रायबर्न ने किस कक्षा से व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना अच्छा माना है? तो रायबर्न ने माना है कि बच्चों की व्याकरण की शिक्षा 6वीं क्लास से शुरू हो जानी चाहिए, वो प्राइमरी एजुकेशन में व्याकरण को नहीं मानते। ठीक है, चलिए। माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाता है? तो माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का जो रूप सिखाया जाता है वो है व्याकरण का व्यावहारिक ज्ञान, माने दैनिक जीवन में व्याकरण का यूज़। प्रयोग विधि को और क्या कहते हैं? प्रयोग विधि को आगमन विधि भी कहा जाता है, अभी मैंने बताया था, उदाहरण को शो करती है प्रयोग विधि। ठीक है, चलिए, ये थे इतने सारे आपके क्वेश्चंस, और ये सभी क्वेश्चंस भी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। लगातार इन्हें पढ़ते रहें, कंटिन्यूअस रहें और खुश रहें। ठीक है, धन्यवाद।